हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो कैसे कर रहे हो आप सभी तैयारी, इसमें कमेंट करके बताइएगा। तो जो क्लासेस हमने 2 करा दी हैं उनसे आपको कितनी हेल्प मिली है ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। आज हम क्लास 3rd को करने वाले हैं, लेकिन टॉपिक क्या रहेगा आज का? हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय। तो 5 नंबर आज हम पद में से तैयार करने वाले हैं, ठीक है। तो पद को पढ़ने वाले हैं आज हम MCQs, जिसमें आपको बहुत ही आसान और बहुत ही ध्यान से समझना होगा। और 5 नंबर पक्के करने के लिए आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी के समझ में आएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। तो सही उत्तर चुनकर 5 के उत्तर देने हैं। तो आपको पेपर में 5 क्वेश्चन मिलेंगे, तो एक एक नंबर के सभी 5 क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ पर जैसे मैं टिक मार रहा हूँ ऐसे नहीं, आपको क्या करना है, सर्कल फिल करना है। आपको एक OMR शीट दी जाएगी, उसमें सर्कल फिल करने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए। और जो वीडियो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि वह भी अपनी तैयारी को कर सकें, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। नंबर 1, प्रबंध काव्य के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है प्रबंध काव्य के अंतर्गत? तो महाकाव्य या खंड काव्य या फिर आख्यानक गीतिया या फिर मुक्तक काव्य। तो कौन सा नहीं आता है प्रबंध काव्य के अंतर्गत? तो क्या नहीं आता है? मुक्तक काव्य नहीं आता है, ठीक है। तो नंबर 2 में क्या होगा? इनमें से महाकाव्य है, कौन सा महाकाव्य है? पद्मावत, श्री रामचरितमानस या साकेत या फिर ये सभी। तो मैंने बताया था जब कभी भी सभी आ जाए ज़्यादातर वही ऑप्शन राइट होते हैं। तो ये तीनों काव्य हैं, महाकाव्य हैं ये तीनों, ठीक है। रामचरितमानस भी, पद्मावत भी और साकेत भी, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं? तो महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं बताइए आप? 8 होते हैं, 10 या 12 या फिर 15 होते हैं? तो 8 होते हैं, ठीक है। आपको याद करना है 8 होते हैं। महाकाव्य में कितने होते हैं सर्ग? 8 होते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। खंड काव्य नहीं है, खंड काव्य नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें? नहुस, उर्वशी, पंचवटी या हल्दी घाटी। तो कौन सा नहीं है? उर्वशी नहीं है ना। खंड काव्य उर्वशी नहीं है, ये तीनों है, तीनों खंड काव्य हैं। हल्दी घाटी भी खंड काव्य है, नहुस भी और पंचवटी भी। उर्वशी नहीं है ना। अब 5वां क्वेश्चन, कविवर बिहारी की प्रमुख रचना है। कविवर बिहारी की रचना कौन सी है? तो बताइए। गंगा लहरी, रश्मिमांसा या वैदेही वनवास या फिर सतसई। तो कौन सी है? सतसई है। आंसर सही क्या है? सतसई। बिहारी की रचना क्या है? सतसई। इनमें से कौन सी है? सतसई। रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? तो रीतिकाल का दूसरा नाम बताएंगे आप। श्रृंगार काल है, भक्ति काल है, व्याकरण काल है, काव्य शास्त्र काल है। तो कौन सा है इसमें आंसर? बताइए आप कमेंट करके, या फिर मैं बता देता हूँ। नंबर ए ऑप्शन राइट होगा। श्रृंगार काल कहा जाता है, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है, ठीक है, दूसरा नाम है इसका। नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है? तो सगुण भक्ति धारा से कौन से संबंधित नहीं है? सूरदास है या तुलसीदास नहीं है या फिर मीराबाई है या फिर क्या जायसी। तो इनमें से कौन सा नहीं है जो सगुण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है? तो जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी नहीं है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से भक्तिकाल का महाकाव्य है। भक्तिकाल का महाकाव्य कौन सा है? तो साकेत या रामचरितमानस या फिर कामायनी या फिर पृथ्वीराज रासो। तो भक्तिकाल का महाकाव्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामचरितमानस, ठीक है। भक्तिकाल का क्या है महाकाव्य? रामचरितमानस। तो इसके बाद 9वां क्वेश्चन देखेंगे आप सभी। तो 9 क्वेश्चन को आप देखेंगे ध्यान से। 9वां क्वेश्चन, भक्तिकाल की रचना तो आपने देख ली है क्या? हाँ, भक्तिकाल की रचना 9वां क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ए साकेत, बी विनय पत्रिका या फिर सी लहर या प्रेम माधुरी। तो कौन सा है भक्तिकाल की रचना? तो आप बताओ। भक्तिकाल की रचना है विनय पत्रिका। भक्तिकाल की रचना क्या है? विनय पत्रिका। 10वां क्वेश्चन, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? जायसी का पद्मावत कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो जायसी का पद्मावत लिखा गया अवधी भाषा में। जायसी का पद्मावत किस में लिखा गया? अवधी भाषा में। जायसी का पद्मावत अवधी भाषा में। 11वां क्वेश्चन, कौन सा है इनमें से? ज्ञान आश्रयी
शाखा से संबंधित कवि नहीं है? कौन सा ज्ञानश्री शाखा से संबंधित नहीं है? कवि है ना। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है। अब 12वां क्वेश्चन देखेंगे, तो 12वां क्वेश्चन को भी करते हैं अभी कंप्लीट। तो 12वां क्वेश्चन है हमारा, 12वें क्वेश्चन में दिया गया है महादेवी वर्मा कवियत्री हैं द्वितीय युग की, प्रगतिवादी युग की, छायावादी युग की या फिर प्रयोगवादी युग की? तो कौन से युग की हैं? छायावादी युग की है महादेवी वर्मा। तो ठीक है, पंत निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रानंदन पंत या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर महादेव वर्मा, ये चारों के चारों स्तंभ माने जाते हैं। इनको सभी को छायावादी युग के कवि बोला जाता है। ठीक है, महादेव वर्मा भी कवित्री हैं। तो छायावादी युग के चारों चीज़ें याद कर लेना आप। नंबर 13, कामायनी महाकाव्य के रचयिता या रचनाकार हैं? कामायनी महाकाव्य के रचयिता फिर या रचनाकार तो कौन है? इनमें से बताइए आप। तो कौन से होंगे कामायनी के? जयशंकर प्रसाद। तो पीछे भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बता दिया है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। तार सप्तक काव्य के संपादक हैं या 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था? पहले मैंने बताया था अज्ञेय जी को। तो अज्ञेय जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। 15वां क्वेश्चन, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना लिखी है? तो रीतिकाल के वीर रस के लिए प्रसिद्ध कवि कौन से हैं? इनमें से बताना है। तो कौन है? महाकवि भूषण जी। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेव वर्मा जी को। ठीक है, तो ये भी आपको आंसर याद कर लेने हैं, मैं आपको ऑप्शन भी बोल करके बताऊंगा, आप याद करते रहिए साथ के साथ। 17वां क्वेश्चन, प्रयोगवादी कवि कौन है? तो प्रयोगवादी कवि कौन है आप बताइएगा। तो भूषण जी, बिहारी जी, सुमित्रानंदन पंत या अज्ञेय जी? तो कौन होंगे इसमें? राइट आंसर बताइए। तो अज्ञेय जी होंगे। छायावादी युग की रचना नहीं है, तो छायावादी युग की कौन सी रचना नहीं है? साकेत। तो साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आंसू और झरना जयशंकर प्रसाद की है। पल्लव सुमित्रानंदन पंत की है। 19वां क्वेश्चन, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? निम्नलिखित में से राष्ट्र कवि का सम्मान किसको मिला है? तो बताइए इनमें से कौन सा होगा। तो मैथिली शरण गुप्त जी को मिला है राष्ट्र कवि का सम्मान। ठीक है। 20वां क्वेश्चन, प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं। प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि या प्रयोगवाद के कवि भी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? अज्ञेय जी को, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को। ठीक है। 21वां क्वेश्चन देखेंगे, प्रगतिवादी कवि नहीं है, तो प्रगतिवादी कवि कौन से नहीं है? जयशंकर प्रसाद जी नहीं है प्रगतिवादी कवि। तार सप्तक प्रकाशित हुआ था 1943 में। ठीक है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1943। फिर उसके बाद दूसरा सप्तक जो आया था 1951, फिर तीसरा आया था 1959, चौथा आया था 1979 ईस्वी में। 23वां क्वेश्चन देखेंगे, कनुप्रिया के रचयिता कौन है? तो कनुप्रिया के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं। कनुप्रिया के रचयिता धर्मवीर भारती। कनुप्रिया के रचयिता धर्मवीर भारती। 24वां क्वेश्चन, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है गिरजा कुमार माथुर है, गीत फरोश। तो कनुप्रिया के रचयिता कौन है? तो कनुप्रिया के रचयिता हैं धर्मवीर भारती। कनुप्रिया के रचयिता धर्मवीर भारती। और भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है गीत फरोश। और 25वां क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है, तो इनकी हरिओद याद रखना। तो हरिओद की रचना कौन सी है? प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास इनकी रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रिय प्रवास है। ठीक है। तो उसके बाद 26वां क्वेश्चन अब करने वाले हैं, ध्यान से देखना इसको भी, 26वें क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा। सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि हैं? तो शाखाएं दी गई हैं, इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि हैं वे भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा के। तो भक्ति काल एक सूरदास जी हैं और बाकी भी याद करेंगे आप, भक्ति काल में बहुत सारे जने जुड़े हुए हैं, तुलसीदास भी हैं। अब बात करते हैं 27वां क्वेश्चन, सूरदास के गुरु थे। तो 27वां क्वेश्चन देखेंगे, सूरदास के गुरु कौन थे? तो इनमें से कौन सा होगा 27वें क्वेश्चन का आंसर? वल्लभाचार्य जी। ठीक है, विठलनाथ साथी थे, उनके साथ में पढ़े थे। रामानंद जो है कबीर के गुरु थे। ठीक है,
28वां क्वेश्चन देखेंगे, उनमें से कौन सी पुस्तक सूरदास की नहीं है। तो इनमें से कौन सी नहीं है पुस्तक जो सूरदास की, तो बताएंगे सूरदास की पुस्तक नहीं है इनमें कृष्ण गीतावली, सूरसागर भी है और सूर सरावली भी है, साहित्य लहरी भी है। ठीक है, गागर में सागर किसकी है वो कमेंट करके आप बताइएगा। कृष्ण गीतावली किसकी, इनकी सूरदास की नहीं है। ठीक है, 29वां क्वेश्चन, साहित्य लहरी में कितने दूर दृष्टकूट पदों का संग्रह है। तो साहित्य लहरी में कितने दृष्टकूट पदों का संग्रह है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 118 पद का, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन, सूरदास की एकमात्र प्रमाणिक कृति है। सूरदास की एकमात्र प्रमाणिक कृति जिसके प्रमाण मिलते हैं वो कृति कौन सी है बताइए। तो वो कृति है सूरसागर। सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये सभी इनकी कृतियाँ, लेकिन ये प्रमाणिक मिलती है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम 31वां क्वेश्चन करेंगे। तो सूरदास की मृत्यु हुई थी, तो सूरदास की मृत्यु कब हुई थी, सन 1583 ईस्वी में। ठीक है, अब 32वां क्वेश्चन याद करेंगे। तो जन्म मृत्यु भी साथ में, जब जीवन परिचय याद करते हो उनके साथ ही याद कर लिया करो, और उनके भाई का नाम, पिता का नाम, जो भी है साथ में। वो संक्षिप्त परिचय भी, उसकी वीडियो भी मैं अभी डालने वाला हूँ, आप उसको भी देख लेना और जल्दी ही आपको मिल जाएगी। बात करते हैं 32वें क्वेश्चन पर। प्रात होत बल कई संग जय हूँ। पंक्ति में बल का अर्थ है, बल का अर्थ क्या है, बलराम है, बैल है, या फिर बलवान है, रस्सी के बल है। तो कौन सा है अर्थ इसमें, बलराम। ठीक है, 33वां क्वेश्चन, उधऊ मोही ब्रज बिसरत नाही। पंक्ति के वक्ता कौन है, तो राधा, गोपियाँ, या यशोदा, या फिर श्री कृष्ण। तो कौन है इसमें, श्री कृष्ण जी हैं। ठीक है, 34वां क्वेश्चन, संदेशऊ देवकी सौ कहियूं में देवकी को संदेश कौन भेज रहा है। तो नंद बाबा भेज रहे हैं, या फिर यशोदा मैया भेज रही हैं, या फिर राधिका भेज रही है, या फिर ग्वाले भेज रहे हैं। तो इनमें से कौन सा है, बी यशोदा मैया हो जाएगा। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा, यशोदा मैया। 35वां क्वेश्चन, तो 35वां क्वेश्चन, निर्गुण कौन देश को बासी। यह प्रश्न किसने पूछा है, किससे पूछा गया है, उद्धव से पूछा गया है। ठीक है, तो इसके बाद 36वां क्वेश्चन करेंगे। तुलसीदास किस काल के कवि थे। तो भक्ति काल के कवि थे तुलसीदास। ठीक है, भक्ति काल के कौन और थे, सूरदास, पीछे भी अभी को पढ़ाया है। तुलसीदास की भाषा कौन सी है, तो तुलसीदास की भाषा कौन सी है, अवधी और ब्रज भाषा है, अवधी और ब्रज भाषा है। तुलसीदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, राम काव्यधारा के। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है, तो राम भक्ति काव्यधारा के क्या हैं, प्रतिनिधि कवि हैं। अब बात करते हैं 39वां क्वेश्चन, श्री रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा कौन सी है। तो महाकाव्य की इसकी भाषा कौन सी है, अवधी भाषा है। कौन सी है, अवधी भाषा। और तुलसीदास की रचना इनमें से कौन सी है, तो तुलसीदास की रचना आपको दिख नहीं रहा है तो आपको दिखा देते हैं, ये रहे क्वेश्चंस। ठीक है, तुलसीदास की रचना कौन सी है, तो विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस। तो जब कभी भी सही सभी आ जाए तो सभी पे ही टिक लगा देना है, यानी डी ऑप्शन को सर्कल बना देना है। तो ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर और फिर 42 पर। तो 41वां क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो 41वें क्वेश्चन में तुलसी की भक्ति है क्या दास्य भाव की, या सख्य भाव की, या फिर पत्य भाव की, या फिर ये सभी। तो 41वें क्वेश्चन का आंसर ध्यान से संभाल कर चलना, दास्य भाव की, यानी दासता के भाव की, दासी के भाव की। ठीक है, दो दास बने। 42वां क्वेश्चन, आपकी पुस्तक का धनुष भंग प्रकरण श्री रामचरितमानस के किस कांड से उद्धृत है। तो आप बताएंगे कौन सा होएगा इसका आंसर, बाल कांड से। ठीक है, तो बाल कांड से ये संबंधित है। नंबर 43वां क्वेश्चन करेंगे। तो 43वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखी विपुल विकल वेदही वैदेही में कौन सा छंद है। तो कौन सा छंद होएगा इसमें, तो इसमें चौपाई छंद है, चौपाई छंद। ठीक है, चौपाई छंद है इसमें। तो आप देख भी सकते हो 2 2 4 और 5 6 7
7 और 1 8 9 10, 10 2 12 तो 14 तो 16, तो 16 मात्राएं इसमें, तो चौपाई छंद है। ठीक है, तो चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं और 4 चरण होते हैं, इस तरह से समझ सकते हैं आप। और आगे बता दूंगा मैं जब छंद की क्लास चलेगी, रस छंद अलंकार की, तीनों को एक साथ बता दूंगा। 44वां क्वेश्चन, वन पथ पर कविता किस कृति से संबंधित है? तो किसके कृति से संबंधित है? कवितावली से संबंधित है। 45वां क्वेश्चन, सीता का मन किस बात का स्मरण करके क्षोभ से भर गया, दुख से भर गया? तो कौन सी ऐसी बात है जिस बात का स्मरण करा, उसको याद करा है, उससे क्या उनका मन भर गया था? तो पिता के धनुष तोड़ने के प्रण का। ठीक है, तो पिता के धनुष को तोड़ने से ही उनका मन जो क्षोभ से भर गया, दुख से। और 46वां, रसखान किस काल के कवि थे? तो रसखान किस काल के कवि थे? तो किसके कवि थे? भक्ति काल के, ठीक है, कवि थे। रसखान किस काव्यधारा के कवि थे? काव्यधारा कौन सी है इनकी? तो इनकी काव्यधारा कौन सी होगी? कृष्ण काव्यधारा। कौन सी? कृष्ण काव्यधारा। रसखान किस काव्यधारा के कवि हैं? रसखान कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है, और 48वां क्वेश्चन, रसखान की भाषा है, तो रसखान की भाषा बताइए। रसखान की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। रसखान की भाषा ब्रज भाषा, रसखान की भाषा ब्रज भाषा। और रसखान की रचना है, तो रसखान की रचना कौन सी है? सुजान रसखान। ठीक है, सुजान रसखान। और किस रसखान पक्षी होकर कवि रसखान पक्षी होकर रहना चाहते हैं कवि? तो इनमें से कौन सा सही होएगा इसमें? क्या गोकुल गांव में, या फिर नंद की गांव के मध्य, या गोवर्धन पर्वत पर, या यमुना किनारे कदम की डाली पर? तो पक्षी बनकर रहना चाहते हैं, पक्षी बन के यमुना किनारे कदम्ब की डाल पर। ठीक है, कवि रसखान जी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 51वां, गोपी के अनुसार सारा ब्रज बिक गया है। तो गोपी के अनुसार सारा ब्रज बिक गया, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कृष्ण के हाथों में। कृष्ण के हाथों गोपी के अनुसार सारा ब्रज बिक गया, तो कृष्ण के हाथों बिक गया। 52वां, रसखान की गोपी के अनुसार कृष्ण किसके वश में हो गए हैं? तो कृष्ण किसके वश में हो गए हैं? क्या गोचारण के वश में हो गए हैं, या फिर राधा के, या फिर बांसुरी के, या माखन रोटी के? तो रसखान किसके वश में हो गए हैं? कृष्ण किसके वश में हो गए हैं गोपी के अनुसार? तो बांसुरी के वश में हो गए हैं। ठीक है, रसखान की गोपी के अनुसार, रसखान जो गोपी को बता रहे हैं, तो उसके अनुसार कृष्ण किसके वश में हो गए? बांसुरी के। अब बात करते हैं 53वां क्वेश्चन, बिहारी ने किस राजा को उसकी अल्पवयस्क पत्नी के मोहजाल से बाहर निकाला? तो किसको निकाला था बताइए? जहांगीर को। ठीक है, या फिर शाहजहां को? इन दोनों में से एक करेक्ट आंसर है, बताइए। बिल्कुल सही जवाब। बात क्या आंसर? शाहजहां को। ठीक है, तो क्या है? शाहजहां को बाहर निकाला था। बिहारी ने किस राजा को अल्पवयस्क पत्नी के मोहजाल से बाहर निकाला? कि पत्नी में ये चीज़ें होती हैं, ये मतलब पत्नी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी बिहारी लाल ने। बात करते हैं प्रश्न नंबर 54 पर, गागर में सागर भरना सूक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहारी लाल के या फिर किसी और के? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहारी लाल के। मेरी भव बाधा हरो दोहे में बिहारी ने किसकी आराधना की है? राधा की, कृष्ण की, निर्गुण ब्रह्म की, या फिर सीताराम की? तो किसकी आराधना की है बताइए आप? तो किसकी आराधना की है बताइए? तो किसकी आराधना की है? किसकी? राधा की। ठीक है, मेरी सारी जितनी भी बाधाएं उनको हरो, तो राधा की करी है उन्होंने। तो 56वां क्वेश्चन, बिहारी की काव्य शैली है, तो बिहारी की काव्य शैली कौन सी है? मुक्तक।
57वां क्वेश्चन, पंत जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो पंत को किस में मिला था? कला और बूढ़ा चांद में। इनकी बहुत सारी हैं सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं, जैसे अतिमा, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्णकिरण, स्वर्णधोली, उत्तरा कला और बूढ़ा चांद, युगपत शिल्पी, चिदम्बरा, यानी बहुत सारी हैं रचनाएं। ठीक है, तो लोकायतन भी इनकी है, वीणा इसकी है, इनकी है, और चिदम्बरा भी इन्हीं की है। सारी रचनाएं तो इनकी है, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार कला और बूढ़ा चांद पे मिला था। ठीक है, किस कवि का मूल नाम गोसाई दत्त था? तो गोसाई दत्त किसका नाम था, मूल नाम? तो बताइए आप किसका नाम हो सकता है? तो पंत जी का था, गोसाई दत्त, सुमित्रानंदन पंत जी का। अब बात करते हैं 59वें क्वेश्चन पर। तो पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो चिदम्बरा पर हुआ था। 60वां क्वेश्चन, पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार तो चिदम्बरा पर हुआ था। ठीक है, 60वां क्वेश्चन, पंत जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया? तो पंत जी को कौन सी उपाधि दी थी, किससे विभूषित किया गया था? तो पद्म भूषण से। ठीक है, पद्म भूषण से। अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना है? तो अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना है ये सभी की सभी, स्वर्णधूली, स्वर्ण किरण, उत्तरा, ये तीनों किसकी हैं? सुमित्रानंदन पंत की हैं। तो ये सभी। बात करते हैं 62वां, छायावाद काव्य की एकमात्र कवियत्री है, छायावादी काव्य की। ठीक है, तो एक मात्रा है इनमें से, तो इनमें से कोई नहीं, सुभद्रा कुमारी चौहान या मीराबाई या फिर महादेवी वर्मा। तो कौन है? तो महादेवी वर्मा ही है। ठीक है, आधुनिक मीरा भी कहा जाता है इनको, आधुनिक युग की मीरा। 63वां क्वेश्चन, दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है किसकी? ये 2023 में पूछा गया। तो दीपशिखा किसकी रचना है? तो किसकी है? महादेवी वर्मा जी की। ठीक है, नंबर 64। तो आप तैयारी जब करेंगे तभी आपके नंबर आ पाएंगे ढंग से, और अगर नहीं करोगे तो फिर कम आएंगे। आपके ऊपर है सारी बात डिपेंड। ठीक है, बात करते हैं 64 पर। महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो कौन सी रचना है जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो यामा पर हुआ था। ठीक है, ये सभी की सभी किसकी हैं? महादेवी वर्मा की हैं, एक साथ भी तुम्हें मिल गई हैं। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा पर मिला था। ठीक है, 65वां, हे चिर महान के संबोधन से महादेवी वर्मा ने किसे संबोधित किया है? तो किसे संबोधित किया है? तो परिमल को, हिमालय को, प्रत्येक साधक को या प्रत्येक कारुणिक को? तो किसको किया था? किसको किया है? हिमालय को। हे चिर महान, जगजीवन में जो चिर महान है, ऐसी कुछ कहानी है। 66वां, हिमालय से कविता किस काव्य कृति में संकलित है? तो हिमालय से किस में संकलित है? इसमें यामा में, निहार में, हिमालय में या सांध्य गीत में? तो किस में है? सांध्य गीत में। निम्नलिखित में से खंड काव्य है? तो पथिक, प्रेमलोक, लक्ष्मी या ग्राम्य गीत, कौन सा है? तो पथिक है। ठीक है, इनमें से खंड काव्य कौन सा है? पथिक। 68वां, लोक गीतों का संग्रह है? कविता कौमुदी, ग्राम्य गीत, वीरांगना या मानसी? तो ग्राम्य गीत है। ठीक है, तो ग्राम्य गीत आंसर हो जाएगा इसका। लोक गीतों का संग्रह, जो लोगों के जो गीत है ना वो सभी इकट्ठे किस में है? ग्राम्य गीत में। 69वां, राम नरेश त्रिपाठी ने स्थापना की थी? हिंदू मंदिर की, हिंदी मंदिर की या फिर हिंदी भवन की, हिंदी सभा की या फिर हिंदी मंच की? तो किसकी स्थापना की थी? हिंदी मंदिर की। स्वदेश प्रेम कविता राम नरेश त्रिपाठी के किस काव्य संग्रह में संकलित है? मिलन में, पथिक में, कविता कौमुदी में, स्वप्न में? तो स्वप्न में की थी। 71वां क्वेश्चन, राम नरेश त्रिपाठी की आलोचनात्मक कृति है? तो राम नरेश त्रिपाठी की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? तुलसीदास और उनकी कविता। ऑप्शन नंबर, अभी एक बार और रिपीट कर देता हूँ, राम नरेश त्रिपाठी की आलोचनात्मक कृति, जो इसमें आलोचना की गई है,
तो तुलसीदास और उनकी कविता, इसके ऊपर इन्होंने आलोचना की है। अब 72वां क्वेश्चन देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो किसके लिए पुरस्कार मिला था इनको? हिम तरंगिणी के लिए। ठीक है, हिम तरंगिणी के लिए। बाकी ये भी इन्हीं की है, माखनलाल चतुर्वेदी की। ठीक है, तो हिम तरंगिणी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बात करते हैं 72 के बाद 73वें क्वेश्चन पर। ठीक है, तो एक भारतीय आत्मा के नाम से लेखन किया करते थे, कौन करते थे? भारतीय आत्मा के नाम से, तो कौन लेखन करते थे? तो कौन करते थे बताइए? माखनलाल चतुर्वेदी जी करते थे। कौन करते थे? माखनलाल चतुर्वेदी जी। पुष्प की अभिलाषा कविता किस काव्य संकलन में संकलित है? तो संकलित है। ठीक है, तो साहित्य देवता में, युग चरण में, हिम तरंगिणी में या बंधन सुख में? तो किस में संकलित है? युग चरण में। ठीक है, युग चरण में संकलित है पुष्प की अभिलाषा कविता। ठीक है, किस कविता में कवि माखनलाल चतुर्वेदी के बंदी जीवन के समय प्राप्त यातनाओं का मर्मस्पर्शी चित्रण हुआ है? बंधन सुख में या फिर संतोष में, कोकिल बोली में या फिर समर्पण में? तो कोकिल बोली में हुआ है। ठीक है, बात करते हैं 76 क्वेश्चन। रामनवमी किसका काव्य संग्रह है? तो रामनवमी किसका काव्य संग्रह है? माखनलाल चतुर्वेदी जी का। रामनवमी किसका संग्रह, काव्य संग्रह? माखनलाल चतुर्वेदी जी का। और इसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो कौन सी पत्रिका है इसमें जिन्होंने संपादन किया है? कर्मवीर का किया है। ठीक है, कर्मवीर पत्रिका का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया है, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। बात करते हैं 78 पर। हिम किरीटिनी काव्य संग्रह है, हिम किरीटिनी काव्य संग्रह है माखनलाल चतुर्वेदी जी का। सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह है मुकुल और त्रिधारा, मुकुल और त्रिधारा, मुकुल और त्रिधारा, मुकुल और त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह है। 80 क्वेश्चन। किस रचना पर सुभद्रा कुमारी चौहान को, ये केसरिया होएगा, लिखा हुआ गलत लिखा है, ये केसरिया होएगा। ठीक है, तो त्रिधारा, मुकुल, बिखरे मोती और उन्मादिनी। बता दिया है मुकुल ही है। 81वां क्वेश्चन। सुभद्रा कुमारी चौहान को देश प्रेम की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई? तो देश प्रेम की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई थी? महात्मा गांधी की। ठीक है, महात्मा गांधी से प्रेरणा प्राप्त हुई देश प्रेम की। 82वां क्वेश्चन। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता लाखों युवक युवतियों को प्रेरित करती रहती है? तो हमेशा जो प्रेरित करती रहती है वो लाखों युवाओं को, वो है वीरों का कैसा हो वसंत। ठीक है, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों को कैसा हो वसंत। ठीक है, अब बात करते हैं 83 क्वेश्चन पर। इनमें से महाकाव्य है, तो इनमें से कौन सा महाकाव्य है? साकेत, भारत भारती, झंकार या इनमें से कोई नहीं? तो साकेत जो मैथिली शरण गुप्त की है वो है। ठीक है, महाकाव्य इनमें से, ये बाकी रचना। 84वां क्वेश्चन। गुप्त जी की रचनाओं की भाषा है, तो गुप्त जी की रचनाओं की भाषा है, एक बार मैं आपको इसको ऊपर दिखा देता हूँ देख करके। ठीक है, आपको दिख नहीं रही होगी क्वेश्चन की। बात करते हैं आगे भी। तो गुप्त जी की रचनाओं की भाषा है, तो गुप्त जी की रचनाओं की भाषा कौन सी है? परिमार्जित खड़ी बोली है, जो अर्जित की गई है। 85वां क्वेश्चन। गुप्त जी किस युग के कवि हैं? तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, वो किस युग के कवि हैं वो भी बताना है आपको। तो किसके कवि हैं वो? द्विवेदी युग के हैं। ठीक है, किसके? द्विवेदी युग के, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के। महावीर प्रसाद द्विवेदी याद ही हो, बहुत सारे एक साथ याद कर लेना आप। राष्ट्र कवि किसको कहा जाता है? राष्ट्र कवि इनमें से किसको कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को ही कहा जाता है। किसको? मैथिली शरण गुप्त को। अब बात करते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पर। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कृति का नाम बताइए। तो पहली कृति कौन सी है? रंग में भंग, रंग में भंग पहली कृति है इनकी, मैथिली शरण गुप्त की। अब 88वां क्वेश्चन पर स्टार्ट करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा उसको।
साकेत रचना है। साकेत रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की। और गंगा लहरी रचना है किसकी? गंगा लहरी रचना है पद्माकर जी की। पद्माकर जी की। और आधुनिक काल का आधुनिक काल की समय सीमा कब है? 1843 से अब तक। 1843 से अब तक। ठीक है, तो ये सभी दिए गए हैं समय। यहाँ पर भी कोई 1938 से मानता है 43 तक, फिर 43 से फिर एक वो ऐसे बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, 1843 से अब तक ये सभी गलत दिए गए हैं। 91वां क्वेश्चन देखते हैं। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं है? तो निहार है, युगांत है, या फिर सांदे गीत है, या फिर दीपशिखा। इनमें से कौन सी नहीं है? तो निहार भी आपने पढ़ा है, सांदे गीत भी पढ़ा है, दीपशिखा भी पढ़ा है, लेकिन युगांत नहीं पढ़ा है। तो युगांत किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है। सुमित्रानंदन पंत की। बाकी ये तीनों रचनाएं हैं, तो युगांत नहीं है इनमें। नहीं का नहीं आंसर ही होगा, यानी नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होता है। 92वां क्वेश्चन। भूषण किस युग के कवि हैं? तो भूषण किस युग के कवि हैं आप बताएंगे? तो रीतिकाल के कवि हैं, कि रीतिकाल युग के कवि। नंबर 93 क्वेश्चन। ललित ललाम रचना है। ललित ललाम किसकी रचना है? मतीराम जी की है। मतीराम जी की। नंबर 94। यशोधरा रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की। मैथिली शरण गुप्त जी की। 95 क्वेश्चन। आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार है अज्ञेय जी की। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की। नंबर 96। रामचंद्रिका के रचनाकार। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो रामचंद्रिका के केशवदास जी हैं। तो कौन है? केशवदास जी। और प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? राम की शक्ति पूजा के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है। 99वां क्वेश्चन। इस क्लास में बस हम 100 क्वेश्चन ही करेंगे, तो आप सभी यहाँ तक रुके हुए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपनी मेहनत को करते रहिए, हम आपके साथ हैं, और भी टॉपिक्स आपको बताता रहूँगा। 99वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? तो कौन सा कवि नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है। ये तीनों हैं। ठीक है, नागार्जुन भी हैं, केदारनाथ अग्रवाल भी हैं, त्रिलोचन भी हैं। तो प्रगतिवादी युग के तीनों कवि हैं, ये वाले नहीं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भारतेंदु युग के हैं। ठीक है, ये कौन है? भारतेंदु युग के। स्टार्टिंग भी इन्होंने की थी भारतेंदु युग की। 100वां क्वेश्चन। छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं? तो इनमें बताना है छायावादी युग की कौन सी है। तो श्रृंगार और प्रेम वेदना। श्रृंगार और प्रेम वेदना। तो ये क्लास आपको कैसी लगी आप सभी कमेंट करके बताइएगा, और हमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है, और आप सभी को कैसी लगी है ये कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसमें सभी रचनाएं लेके आऊँगा। ये वाले क्वेश्चंस में आप ड्रॉप करने वाला हूँ, यानी ये वाले क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए आपको ये वाले नहीं कराए जाएंगे। लोकायतन के रचनाकार कौन है? लोकायतन के कौन है? ये कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, तो लोकायतन के रचनाकार कौन होंगे? तो लोकायतन के, चलो मैं ही बता देता हूँ, सुमित्रानंदन पंत जी होंगे। ठीक है, आपको आसान सा ढूंढ के देता हूँ। तो बिहारी किस युग के कवि हैं? बिहारी जो है, बिहारी लाल किस युग के कवि हैं? इनमें से बताना है। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन पढ़ भी लिया है, तो इनमें से बताना है कि आपका ये होमवर्क में है ये वाला क्वेश्चन कि बिहारी किस युग के कवि हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।